आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। दिनेश जी, बात ये देश के 2 हिस्सों की नहीं है। जो पाकिस्तान जब उसका बंटवारा हुआ था और 71 में जब आप बांग्लादेश बन गया, बात आज उसकी है। देखिए, बात ये आ जाती है, कहीं आप उसको बोलेंगे कि धर्म की बात है तो वही बात इस्लाम की है। और ऐसा लगता है कि उसी के आड़ पे ये जो 2 देश आपस में मिलना चाहते हैं, जो एक जानी दुश्मन थे। देखिए, ऐसा नहीं कि 71 की लड़ाई में भारत कूद पड़ा, उसको निकाल के काट के अलग कर दिया और 2 देश बनाया, फिर बांग्लादेश की स्थापना होगी। परिस्थितियां ऐसी आई दिनेश जी कि ये भारत को इस चीज को करना पड़ा, इस डटी वर्क को करना पड़ा था 71 में। हम लोग जब उसके बाद जब हम इसको पढ़ते थे मिलिट्री, तो मैं कभी मानता था दिनेश कि ये भारत से एक बड़ी जो गलती हुई कि आप टू फ्रंट की, जब आप 2 जगह उसको सामरिक दृष्टि से देखें, 2 फ्रंट में बटा था, उसको आपने एक फ्रंट दे दिया, आपने एक बनाया। वो भविष्य में ये हो सकता है कि ये एक फ्रंट आपके लिए सरदर्द बने। और जब रहे थे वो होने लगा है, होने लगा है। और ये इसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो एक थ्योरी है, जो चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया और फिर अमेरिका के जो डीप स्टेट ने, खासकर सेंट मार्टिन आइलैंड की बात ने सुनी होगी, राइट, सेंट मार्टिन आइलैंड से वो घुसे। फिर वो जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात करते हैं, रखाइन कॉरिडोर, और खर मुनीर हाट आपने देखा होगा, मुनीर हाट जो वहां पर भी। तो आप तो मेरे को सर ये डिटेल तो आप नक्शे में समझाएंगे जब दर्शकों को और अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात बताइए सर जी, क्या इस मंसूबे में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? देखिए, हसीन सपने तो सब देखते हैं। ये चीजें वो इतनी, उसको ये नहीं पता है कि 4000 किलोमीटर का पूरा जो उनका बॉर्डर है वो हमारे साथ है। बांग्लादेश चारों तरफ से, बे बंगाल हमारा है, अंडमान निकोबार नीचे है। आप कोई कहते किसी की हस्ती है कि बांग्लादेश ठीक ठाक तरक्की के रास्ते पे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश एक नजीर बन रहा है, ये बताने के लिए कि देखिए, अगर आप सकारात्मक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं तो आप किसी के लिए उदाहरण भी बन सकते हैं। लेकिन अचानक फिर से पाकिस्तान ने फच्चर डाला और पाकिस्तान की छाया जिस पर पड़ जाती है उसका क्या हाल होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा गला फंस रहा है, इसलिए सर माफी के साथ मैं आप अगर आप परमिट करें तो। और किसी भी ऑपरेशन के लिए सेना को तैयार रहने के लिए सीडीएस ने बोल दिया है, सीडीएस ने कहा है कि हमारी सेना तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सेना को अलर्ट किया, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। कहा, पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी अभी भी चुनौती बने हुए हैं। तो भारत ने बेशक एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया है, लेकिन भारत ये मालूम है कि ये टास्क अनफिनिश्ड है अभी, और इसीलिए कहा गया है कि ये पॉज बटन अभी दबा है, अभी ये काम जारी रहेगा। सीडीएस का ये रीटरेट करना, सर हमको मालूम है हमारी फौजें तैयार हैं, सीडीएस का इस वक्त ये बात कहना, इसका महत्व बताइए। देखिए, जो सीडीएस हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से मिनट टू मिनट रिव्यू ऑफ सिचुएशंस होती है, जो चीजें एक्चुअली जमीन के ऊपर में है, जिसमें इंटेलिजेंस का भी पूरा जमावड़ा होता है और आकलन होता है, तो बनती तो यही है जो सीडीएस बोल रहे हैं। आप भले ही 2 एंड 5, मैं तो 3 फ्रंट वॉर की बात करता हूं। यदि आप चाइना को ले लें और पाकिस्तान को ले दें और बांग्लादेश को ले लें, तो ये 3 फ्रंट की वॉर, और इसको बेवकूफी से भारत लड़ना जानेगा कि सामरिक हमारी तैयारी वैसी। और ये नहीं कि बांग्लादेश हमारे केवल 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या कर दी गई, उनके 2 बेटों को मार दिया गया, और वो किस लिए? क्योंकि वो बांग्लादेश के स्थापक थे जी। उस समय से 4 साल बाद ही हो चुका था। भारत, क्योंकि मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूं ईस्टर्न कमांड से, जो आप लेटर अभी घूम रहा है ना, कि जो तैयारी है वो हमारी कस्टडी में वो चीजें होती थी। मैं वहां ऑपरेशन रहा हूं, तो वो चीजें हमने उस समय से पढ़ा है। तो आज की क्या प्रॉब्लम है वो हम बताना ही चाहते, मगर अब खुल के बातें हो रही है तो खुल के बातें हो। तो अगर खुल के बातें हो रही हैं और मिनट टू मिनट रिव्यू किया जा रहा है, तो हर बार ये बात दोहरानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, और खास तौर से अपने लोगों को रिएश्योर करना पड़ेगा, दुश्मन को भी साथ में दहलाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान पर ब्रह्मोस अटैक से डर गए थे ट्रंप। पाकिस्तान पर जैसे ही ब्रह्मोस चलाया भारत ने, ट्रंप थरथरा गए। अमेरिकी अखबार का ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज खुलासा,
क्या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ लैस कर दिया होगा भारत ने? ये डर अमेरिका को सता रहा था। युद्ध बढ़ा तो महत्वपूर्ण चीजें पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं और अमेरिका को इस बात का भी डर सताने लगा था कि कहीं मेरी चीजें तो आहत नहीं हो जाएंगी, और इसीलिए शायद उसको बेचैनी होने लगी। एब्सोल्युटली। देखिए दिनेश जी, वो चीजें तो हैं जो F-16 ये सब की बातें होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 98 में जब हम न्यूक्लियर हुए और पाकिस्तान का न्यूक्लियर का होना, जो चीज आप किराना हिल ये सब की बात सुनते हैं, चाहे उनके एयर बेसिस में, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका की एसेट्स हैं। एसेट्स। और वो ऐसा नहीं कि जमीन के ऊपर है, वो जमीन के नीचे भी है। तो मैं इशारों में आपको ये बता दूं, जमीन के नीचे भी है। जमीन के नीचे। सर एक बात बताइए, अगर मेरे पास परमाणु हथियार हैं, मान लीजिए मैं पाकिस्तान के ऊपर रहम की निगाह रखता हूं, मैं अपने कुछ एसेट्स देके वहां पे एक आध टेस्ट करा दूं और बाकी पता नहीं उनके पास वाकई न्यूक्लियर है कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी तक कवर में थी और असल में ब्रह्मोस ने उस पर्दे को फाड़ देने का काम किया है और इसीलिए अमेरिका भी थर्रा गया। एब्सोल्युटली। देखिए बात ये हुई थी जब हम न्यूक्लियर हुए थे, 15 दिन बाद 98 में हम न्यूक्लियर हुए और 15 दिन बाद पाकिस्तान हो गया। किसी भी कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती, आप पैदा कर दीजिए तो नहीं ले जाना पड़ेगा। आपको कोई बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपका कोई फाइटर जेट वहां नहीं जाएगा, बॉम्बर नहीं जाएगा। आप यहीं से बटन दबाएंगे और उस तरफ जाकर वो जो बंकर जहां जमीन के नीचे कई फुट की गहराई में कुछ छिपाया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था कि अमेरिका का एसेट गहराई में भी हो सकता है, उस एसेट के पसीने इसलिए भी छूट रहे हैं। सर लेकिन ये जो आपने ये जो चेंजेस नोट किए हैं, आप तो कब से देख रहे हैं, आपका तजुर्बा इस जगह तक इस फील्ड में है, ये आपने पिछले 5-6 साल क्या आप डिफाइनिंग मानेंगे भारत के हिसाब से रक्षा क्षेत्र में? टोटल डिफाइनिंग। देखिए 2016 में लाल किले के समय मैं कहीं कवर कर रहा था और मैं बैठा था वहां, जब मैंने वहां सीडीएस की बात सुनी, प्रधानमंत्री ने एक चीज बोला था कि सीडीएस, क्योंकि सीडीएस की प्रकल्पना, इंटीग्रेशन कमांड की कल्पना ये कारगिल वॉर के बाद हो गया था। राइट। और जो आपकी कमिटीज बनी थी उसका एक मैं भी सदस्य रहा था, हम इसके पक्षधर थे। जो अग्निवीर की है प्रकल्पना, पैसे लेकर मुनीर की फौज के लड़ने का दावा, क्रूर युद्ध में चीन उज्बेकिस्तान भी रूस के साथ हैं, चीन उज्बेकिस्तान पाकिस्तान रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसी बात, ऐसा दावा किया जा रहा है। जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि उधर से, अब ये जरा जेलेंस्की ये भी बता दें, जेलेंस्की जरा ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कौन कौन लड़ रहा है। ये तो जग जाहिर है, जेलेंस्की की तरफ से तो 32 नेशंस के, और ये नहीं जो मिशनरी फोर्सेस हैं, जिसके अंदर में कोलंबिया का नाम भी अभी आना शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली आपके लुहांस डोनेस्क में कर रहे हैं। मगर जब वो कहते हैं कि ये मिशनरीज हो सकते हैं चाइनीज, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि भारत से भी कुछ लोग गए थे आपको प्रजोगन की फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। बात उसकी नहीं है। रशिया ने यदि नॉर्थ कोरियन को यूज किया है तो 12,000 आए हैं, वो उसने खुल के बताया। तो रशिया ऐसा देश है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत ऑपरेट किया हूं, वहां पर वो उन चीजों को छिपा के करने वाला नहीं। ठीक है। जब आपने देखा होगा प्रोजेगन को उन्होंने यूज किया था, जब उसकी फोर्सेस हैं, तो उसने जो सोलेडार में यूज किया था, बाखमुत में यूज खुलेआम किया था, पूरे दुनिया के सामने हर्रा गई। तो ये जेलेंस्की सर लेकिन मेरे को ये एक चीज समझ में, ये जरा बताइए, पाकिस्तान को लेकर रशिया किस तरीके से देखता है? क्या वाकई वो उसका जो चरित्र रहा है, रशिया क्या इस समय वाकई उन लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए जमीन पर बुला सकता है? देखिए जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, आपको याद होगा इमरान खान साहब जिस दिन लड़ाई छिड़ी थी वो रशिया पहुंच गए। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, तो चिंता का भी कभी कभी भारत का विषय बन जाता है, क्योंकि उनकी थोड़ी डील तो हुई है रशिया के साथ, पाकिस्तान की डील है। अच्छा। और चाइना के सह पे हुई, चाइना के सह पे हुई है। वो उनसे तेल भी लेना चाहते हैं, वो भी शायद आ रहा है। तो सर ये बताइए, ये खबर अगर अमेरिका को पता चलेगी और अमेरिका वहां से तेल निकाल रहा है, तो पाकिस्तान का तेल नहीं निकाल देगा ये खबर सुनने के बाद? सर ये पाकिस्तान ऐसा कैसे खेल ले रहा है? अमेरिका के शह पर जेलेंस्की लड़ रहे हैं, लेकिन उधर रशिया के साथ जाकर कह रहे हैं कि इसके सोल्जर्स जा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताओ दिनेश, इतने सालों से और इतने महीनों से, और आपके शो में कितनी बार हम लोगों ने कहा, ये जो लाहौरी चूरन है ना, जिसको आप खिला दीजिए वो मस्त हो जाता है। उधर भी खिला, इधर। लेकिन एक बात बता दें आपको, ज्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा। ये जो इसने दो बैलेंसिंग कर रहा है ना, ट्रपीज जिसको दो नावों की सवारी, गिरेगा जरूर। लेकिन खास
बात यह है, हाँ। गिरने से पहले हाँ। ये औरों को भी गिरा के जाएगा। अच्छा, ओके। ट्रम्प भी जाएंगे, और ट्रम्प की आजकल देखिए रेटिंग कितनी कम हो गई है। अमेरिका में सारे लोग त्रस्त हो गए। अरे सर, लेकिन पाकिस्तान जैसी पनौती को रशिया अपने यहाँ आने क्यों दे रहा है सर? उधर रशिया लेके जा रहा है। भाई वहां से अगर उसके सैनिक कुछ भी गए होंगे तो पनौती है ना सर। देखिए ऐसा है, हाँ। अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, हाँ। तो फ्रंट लाइन वो अपने क्यों रखते हैं? फ्रंट लाइन पे अपने सैनिकों को क्यों लगाया जाए? अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, अगर मुनीर उनकी जान की एवज में कुछ पैसे खा के उनको भेज सकता है तो ठीक है, मरने के लिए उनको जेलेंस्की की बंदूकों के और मिसाइलों के सामने उनका सीना कर दिया जाए। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का जबरदस्त प्रहार। अगली खबर देखिए, टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर से कहर बरपाया गया। यूक्रेनी सेना के कई अस्थायी डिप्लॉयमेंट पॉइंट तबाह हुए। अब जरा यहां देखिए रशिया किस तरीके से, देखो हमने उनको एम्प्टी कर दिया, उनके पास हथियार बचे नहीं है। इधर रशिया कह रहा है अभी तो कई हमने मैदान में उतारे ही नहीं है। और इधर देखिए जुलाई में रूस का जो कि भाई भाई है, यदि यूक्रेन को आप लें और रशिया भाई भाई है, उनको भी लड़ाने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान को भी लड़ाने वाला, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लड़ाने वाला। ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हैं और कौन करता है वो आपको इशारों में पता है। तो किसी ने कहा सर वो करता है जो पीस प्राइज लेना चाहता है। तो उसने कहा कि पीस प्राइज कैसे लेगा? उसने कहा कि दो मुल्क ऐसे हैं जो आपस में लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन यहां से देखना वो पीस प्राइज निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा क्योंकि अब ये लड़वाए जाएंगे और फिर पीस कराई जाएगी और फिर उसके बाद नोबेल के लिए खुद को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी रक्षा खुद करेंगे, नाटो को बोले अपना बजट बढ़ाइए 5%। सबने अपना बजट बढ़ाना शुरू किया। अगर बजट बढ़ता है नाटो कंट्रीज का, तो किससे खरीदेंगे वो हथियार? वही हथियार खरीदेंगे। राइट। हथियार खरीदेंगे तो लोग मरेंगे तो फार्मेसी किसकी लेंगे? फिर आपने कहा आप इनसे तेल मत लीजिए। नॉर्थ स्ट्रीम को आपने खुद ही उड़ा दिया। तो इसका मतलब कि आप कहते हैं मेरा तेल लो, मेरी दवाई लो, मेरी बंदूक लो और लड़ो। अब लड़ने के लिए आदमी चाहिए। तुम मेरा आदमी कहां से आएंगे? यूक्रेन जैसा देश जो एग्रीगेरियन है, ये पूरा का पूरा एग्रीगेरियन स्टेट है। इट वाज नोन एज द राइस बोल ऑफ द वर्ल्ड। आपने पूरे मतलब पूरे ग्लोब को एक तरह की भुखमरी में डाल दिया। ये कहा जा रहा है कि अगर जख्म नहीं होंगे तो मरहम कौन खरीदेगा? अगर कफन बेचने वाला लोगों की मौत पर खुश होता है तो इसमें क्या हैरानी है? अगली खबर देखिए, डबल स्टैंडर्ड पर ट्रंप की बोलती बंद। डबल स्टैंडर्ड को लेकर सवाल हुआ, बोलती बंद हुई। अमेरिका के रूस से कारोबार के सवाल पर फंसे। यूरेनियम, यूरिया क्यों खरीद रहे हो भाई? रशिया अगर इतना बड़ा दुश्मन है तो क्यों खरीद रहे हो? खरीद के सवाल पर फंसे ट्रंप। मतलब सर हमने उनके साथ कितने एग्रीमेंट साइन किए? सर जरा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आज ये बता दीजिए जनरल सिन्हा, ये बता दीजिए ये जो दुनिया भर के सैंक्शंस और रशिया हमारा जो है वो हमेशा का नैसर्गिक शत्रु है वाली बात जो करने वाला अमेरिका है, वो क्या क्या चीजें मंगाता जा रहा है आज भी रशिया से? देखिए रशिया यूरेनियम आज से नहीं आ रही है। हमारी अब सोचने की जो है चाणक्य नीति है। आप ऐसे लोग भी तो चाणक्य ही हैं। अरे सर आप मीडिया नहीं, आपको देख के सोचते हैं, हम लोग सुनते हैं और अपनी सोच बनाते हैं। जी बात वो है। अब हम यहाँ से काम कर रहे हैं, अब हम किसी के कहने से काम नहीं कर रहे। वाह, लेकिन अमेरिका क्या बात है! ये तो मतलब वही वाली बात है कि अपना काम है बनता और नोबेल पीस प्राइज दिलाए बाकी दुनिया की जनता। सर ये तो हैरानी कर देने वाला मामला है। इसको एक बात सरलीकरण में बताना जरूरी है दर्शकों को कि अमेरिका ने 2024 में कहा था कि आप खरीदते रहिए और ज्यादा खरीद लीजिए, क्योंकि नहीं तो दाम बढ़ेंगे। तो दाम नहीं बढ़े, कहीं न कहीं से खरीदना पड़ेगा। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तेल तो रशिया में ही है। ये जो हम बात करते हैं कि यहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, वहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर है। अगर आपने उसका खरीदा नहीं तो इन लोग क्या हाल होगा? तो ये सब मिला जुला करके ये रणनीति सोची समझी रणनीति। अब आप जब ये समझ रहे हैं, जाहिर है आप सब लोगों के, बहुत सारे लोगों के लिए हैरान करने वाली सच्चाई का खुलासा है। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी पीजिए और इसको गले के नीचे उतारिए। क्यों कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो? इसलिए कहते हैं नेक्स्ट ब्रेकिंग इन प्रतिशोध, ट्रंप के भारत विरोधी रुख का अमेरिका में विरोध। अगली खबर फ्लैश कीजिए, निकी हेली ने खोली ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की पोल। चीन और भारत को लेकर अलग अलग रुख क्यों? निकी ने कहा चीन को क्यों दी जा रही है छूट? भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ता खराब ना करें। चलो कहीं तो सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि है। निकी हेली जो है इंडियन ओरिजिन की हैं, और उन्होंने जो बात की उसमें दो बातें उन्होंने कही कि इनका सबसे ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके साथ गड़बड़ है। 300 बिलियन, 295 टू बी एग्जैक्ट, 295 बिलियन का ट्रेड पूरे वर्ल्ड की करेंसी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब आप सबको करेंसी देना चाहते हैं, तभी तो लोग खरीदेंगे। डॉलर देना चाहते हैं। अगर आप डॉलर देना चाहते हैं तो उनसे क्या लेंगे? तो आप इंपोर्ट करेंगे। जब तक आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉलर देंगे कैसे? और अगर आप टैरिफ लगा देंगे
तो कैसे इंपोर्ट होगा? कैसे इंपोर्ट होगा? हाँ, राइट। तो उनको डॉलर नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं मिले, राइट। तो वो ट्रिफिन डायलेमा ये था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो वर्चस्व है डॉलर का वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब इसमें कंट्रोल कैसे करें? आप अपने यहाँ टेक्नोलॉजी कंट्रोल करिए, अपने यहाँ स्किल कंट्रोल करिए, अपने यहाँ जो बोर्ड लेवल की मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करिए, बाकी से काम करिए, बाकी सबसे काम करिए, काम कराइए। तो ये व्यवस्था ठीक चल रही थी। अब इन्होंने उसमें क्या गड़बड़ की? टैरिफ लगाई, यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया। नहीं, अपने यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया तो स्किल बंद हो गई। कहते हैं H1B बंद करेंगे तो लोग आना बंद कर देंगे। और जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉन्स्ट्रक्टर्स हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर मोस्टली चाइनीज और इंडियंस हैं, कॉन्स्ट्रक्टर्स मोस्टली मैक्सिकन्स हैं, इन सबको आप निकाल दोगे तो यही करना पड़ेगा। ये भैया है कौन सी रणनीति? ये जिसमें जो दुश्मन है वो तो दोस्त बन गए, जो एलाइज है वो तो आपके दुश्मन बन गए, दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो आपको ये बार सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से कल जनरल सिन्हा कह रहे थे कि क्या आप उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं? फिलहाल तो यही लग रहा है, यही है डायलेमा। और ये ट्रिफन डायलेमा अब और बड़ा डायलेमा हो गया। एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा। अगली खबर, मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। भारत के एनएसए जा रहे हैं रशिया, रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। तेल खरीद पर बड़ी डील संभव। और मुझको लगता है धीरे से डोभाल साहब ये भी कहेंगे और पाकिस्तानी बुलाओ यार, थोड़ा फ्रंट लाइन पे लगा दो जरा, जिधर से ज़ेलेंस्की बम बरसा रहे। जनरल सिन्हा, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डिस्कस हो सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा है आरआईसी का मुद्दा। रशिया, इंडिया, चाइना का जो मुद्दा है और वो चला है। और हम रशिया के कहने से ही और जो रीसेटिंग हो रही है नॉर्थ चाइना के साथ, ये स्ट्रैटेजिक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉपरेशनल लेवल पे है। ये जो चल रही है, और मेरे ख्याल से क्योंकि सितंबर में यदि अगस्त में प्रधानमंत्री चाइना नहीं जाते हैं एससीओ की, इसके पहले डोभाल साहब, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे और विदेश मंत्री सब गए थे एससीओ मीट में, आपने देखा था। और वहां से जो उन्होंने बंद फोटा था और उसके कारण चाइना भी आ गया था लाइन पे। अभी चाइना को देखिए, मोदी जी ने 2017 से ये बात कही कि एलिफेंट एंड ड्रैगन का जो मिलाप है, वहां से बोला था ये आपका डोकलाम। उनको ये यहाँ भी समझाए थे उन्होंने जब हमारे इंडिया में आए और साउथ में गए 2019 में। मगर जो बताइए, अमेरिकी दादागिरी, कई बार जो दादागिरी होती है ना, वो देश जो आपस में कहीं वैमनस्य रख रहे होते हैं, उनको भी सद्बुद्धि आती है। चाइना को, क्या ड्रैगन को ये बात समझ में आएगी जो मेरा नेबर है, मैं नेबर नहीं बदल सकता। और भारत जैसा हार्मलेस बल्कि कल्याण करने वाला लेबर कहां मिलेगा? वहां भी एक 1.4 करोड़ है चाइनीज, उसमें से काफी को ये सद्बुद्धि है ये। मगर तो ये बताइए, जो ये हम बात करते हैं आरआईसी वाली बात, क्या रशिया, इंडिया, चाइना वाला ये अगर ये बन गया सर, तो ये जो अमेरिका ये दादागिरी दिखा रहा है ना, ये कंबल ओढ़ के लेट जाएगा, कहेगा अब तब उठाना। इसमें से ब्राजील भी आएगा। हाँ, फिर ब्राजील आएगा। हाँ। ब्राजील लिख चुका। और जहां तक ये बात कर रहे थे ड्रैगन और एलिफेंट की, शी ने चिट्ठी लिखी थी अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मुर्मू को। उन्होंने लिखा इट्स टाइम फॉर एलिफेंट एंड ड्रैगन टू डांस टुगेदर। मतलब उन्होंने ये बात लिखी उस चिट्ठी में। अरे तो सर, हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं हमारी जमीन पे बुरी निगाह मत रखो, हमारे साथ सदाशयता से पेश आओ। हम तो वैसे ही देश हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं भैया हम किसी का नहीं, तो फिर हमको चिट्ठी मत लिखो, अपने आप में तब्दीलियां लेकर आओ, अपना व्यवहार बदलो। हम तो ये चिट्ठी वाली जो भाषा है वो तो हम खुद ही उसको चरितार्थ करते हैं, उसको जीते हैं। अगली खबर यह है कि अमेरिका यूरोप मिसाइल पर प्लान पर भड़के पुतिन। अमेरिका यूरोप मिसाइल प्लान पर पुतिन भड़क गए हैं। बेलारूस में और सैनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी है। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, रूसी परमाणु मिसाइलों की अब कोई सीमा नहीं है। अमेरिका नेटो से पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा सर। लेकिन कमाल, एक्चुअली रद्द कर दी यूएस ने अपनी तरफ से। अब अनाउंस किया है रशिया ने, हम इसको रद्द करते हैं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं है। अब जीरो डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक। स्टार्ट के मामले में भी अमेरिका की तरफ से गलती हुई, ज़ेलेंस्की की तरफ से गलती हुई, और इस मामले में भी अगर आप उस पटल पे इसको देखेंगे जो कहते हैं हम एक मॉरल ग्राउंड पे, तो यहाँ पर पुतिन ने चुप रह करके हर उस चीज को निभाया है। जो स्टार्ट की बात आपने की थी निभाया, लेकिन आपने, लेकिन भाई आपको भी तो निभाना पड़ेगा। ताली एक हाथ से कब तक बचती रहेगी? और ये तो कागज में लिखी हुई ट्रीटीज थी, इनका पालन आप नहीं कर रहे, और फिर आप कहोगे कि रशिया जो है विलेन है। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना को झटका। बिग गाजा प्लान पर इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ की आपत्ति। गाजा पर कब्जे की कोशिश से बंधकों की जान को खतरा, आईडीएफ ने कहा है। नेतन्याहू के करीबियों ने आर्मी चीफ जमीर का मांगा इस्तीफा। फिलहाल गाजा के करीब 75% हिस्से पर इजरायली सेना का नियंत्रण। नेतन्याहू संपूर्ण गाजा पर कब्जा चाहते हैं। इसका कल्मिनेशन क्या देख रहे हैं सर आप? मेरे को तो लगता है उसको सैनिटाइज करके अपने कब्जे में लेने की
वो इन्होंने नहीं की। और आपके पास क्या पता सर प्लान रहा हो, मारो कम घसीटो ज्यादा। यू नेवर नो। प्लान है। हाँ? वो प्लान के साथ पूरी बर्बादी, एक एक घर को मारना है। बिल्कुल, क्योंकि वहां रिसोर्ट बना। ये अगली खबर इसी नोट पर देखिए। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। आईडीएफ ने कई लोगों पर, कहते हैं, हालांकि दूसरी तरफ से आने वाला आरोप है कि भूखे लोगों पर गोली चला दी। सहायता और शरणार्थी कैंपों पर गोलाबारी हुई। गाजा में पिछले 24 घंटों में 74 की मौत। लेकिन इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं कैंपों से इजराइल की तरफ मोर्टार भी चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये शिकायत की जा रही है कि देखिए भूखे लोगों पर, अरे आप भूखे और ऐसे लोग जो सताए हुए हैं उनके बीच में मोर्टार लेके पहुंच जाएंगे और इजराइल पे मारेंगे, और आप चाहेंगे कि इजराइल चुपचाप देखता रहे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोग जो असहाय हैं मौजूद हैं। आपको अगर असहायों की चिंता है तो आपने उनका हवाला देना पुराना हो गया और अब ये चलता है नहीं। अगर मेरा दुश्मन उन लोगों के बीच में घुसा हुआ तो मैं मारूंगा। बिल्कुल सही है। वो शत्रुबुद्ध की जो बात होती है कि जहां दुश्मन घुसा है वहां मारना है। लेकिन जो शिखंडी वाली चाल ये लोग चलते रहते हैं बीच में, बिल्कुल वही वाली चाल है कि आगे आपने सिविल एयरक्राफ्ट को रखा। इसका मतलब आपको मिलिट्री की ज्यादा परवाह है, सिविल कम। यही तो हम लोग कहते हैं, यही तो कहते हैं कि वहां पर सिर्फ मिलिट्री की परवाह है। वहां की कौम के बारे में कोई नहीं सोचता है पाकिस्तान में। और आपने देखा भी था, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि हमारे पास मदरसे हैं। मदरसों में 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं। वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो विक्टिम कार्ड खेलना इस तरीके का था, अब ये दुनिया में पुराना होता जा रहा है। अगली खबर देखिए। इजराइल के एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया। यमन के हुती विद्रोहियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट, जिसको हम C-130 कहते हैं, ये तो ह्यूज और एक साथ में 12 के बे बात है। पर आज तक चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह, किसी ने उसको हिट नहीं कर पाया। बेन गुरियन वहां के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर जिस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वो है बेन गुरियन के पास है। और अगली खबर इसी नोट पर 7 साल बाद फिर चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी बैठक। गलवान कांड के बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। ट्रंप के लिए बड़ा संदेश है सर इसमें, बहुत बड़ा संदेश। आप एक काम कीजिए, देखिए मैं जानता हूं सर जितना टाइम बचा है ना उसमें जब आप बात छेड़ेंगे तो हमारे दर्शकों का पेट भरेगा नहीं। इसका विस्तृत एनालिसिस कल कीजिएगा प्रतिशोध में। हम आपको बताएंगे चीन जाने के मायने क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए संदेश क्या है। अगली खबर का वक्त नहीं बचा, आज आपसे विदा लेनी होगी। धन्यवाद आपका प्रतिशोध में आने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। आपने तो पॉलिटिक्स में ऐसे झंडे गाड़े हैं, राहुल गांधी को हराया, केएल शर्मा से हारी, दिमाग में क्या चलता है? कुछ लोग हैं धरती पर जो दुआ सलाम नहीं करते, जो मक्खन नहीं लगाते। आपकी पार्टी में मक्खन लगाना पड़ता है? सोचते हैं, मैंने मेरी पार्टी का उल्लेख नहीं किया।